हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिबिकल आर्ट्स क्लास में। आज के इस वीडियो में अर्थशास्त्र के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। बहुत फास्ट रिवीजन करेंगे क्योंकि अब इस टाइम पे रिवीजन ही बाकी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है। इसी सवाल को अथवा करके इस रूप में पूछ सकता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। देखिए, सीधा सीधा सवाल ना पूछ करके थोड़ा सा घुमा देता है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है कि सवाल क्या पूछा जा रहा है। बस आपको समझना ये है कि उसका उत्तर क्या होगा। जैसे सूक्ष्म का मतलब छोटा होता है और व्यष्टि का मतलब ही छोटा होता है। अर्थशास्त्र दोनों में कॉमन है। इसका मतलब हमें व्यष्टि और सूक्ष्म के बारे में समझना है, तो इसकी परिभाषा लिखना है। सबसे पहले आप एक छोटा सा हेडिंग डालेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र या फिर जो है सूक्ष्म अर्थशास्त्र, और इसके बारे में लिखेंगे। व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन किया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है, जैसे हम एक व्यक्ति के बारे में अगर अध्ययन करें, जैसे कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति है तो हम उससे कहेंगे कि एक आदमी है। लेकिन अगर एक पूरा मेला हो, ठीक है, एक पूरा मेला लगा हो और उस पूरे मेले में देखा जाए तो कई सारे व्यक्तियों का मतलब पूरा एक गुट दिखाई देगा, कई सारे व्यक्ति दिखाई देंगे वो उसमें, ठीक है, उसमें मेल फीमेल बच्चे बुजुर्ग सब कुछ रहेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब किसी हम एक व्यक्ति के बारे में अध्ययन करें या उसके व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन करें तो उसे हम व्यष्टि या फिर जो है सूक्ष्म अर्थशास्त्र के रूप में जानते हैं। अगर इससे मान लीजिए मेला है, मेला में भीड़ होती है, तो भीड़ कई लोगों का होता है, तो जब कई लोगों का भीड़ होता है इसका मतलब बड़े क्षेत्र में लोग हैं। इसका मतलब वहाँ पे बड़े क्षेत्र का मतलब समष्टि अर्थशास्त्र आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को आसानी से समझ सकते हैं कि जब एक व्यक्ति के स्तर पर अध्ययन किया जाए तो व्यष्टि होगा और जब किसी बड़े स्तर पर अध्ययन किया जाए तो समष्टि होगा, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के। तो यहाँ पे जब व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन किया जाए तो उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आ सकता है, जैसे एक फर्म की बात होती है, एक उद्योग की बात होती है, एक वस्तु की बात होती है, एक बाजार की बात होती है, आय की बात होती है, उत्पादन की बात होती है। तो इन आर्थिक इकाई को जो है अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। तो ये इसकी जो है परिभाषा हो जाएगी, आसान शब्दों में समझ सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सवाल है कि अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्याओं का वर्णन कीजिए। हर देश की अपनी एक अर्थव्यवस्था होती है, उसमें एक सेंट्रल प्रॉब्लम होती है। जो सेंट्रल प्रॉब्लम यानी केंद्रीय समस्या होती है उसके बारे में बताना है। तो क्या समस्या होती है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इसको पॉइंट में लिखना है, तो पहला पॉइंट लिखेंगे, किस वस्तु का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, ये केंद्रीय समस्या होती है। जैसे मान लीजिए आप जो है आप अपने परिवार में हैं, ठीक है, और अपने परिवार के आप जो है मान लेते हैं आप मुखिया हैं अपने परिवार का। तो परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप परिवार के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आ रहे हैं। तो परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, कुछ कुछ पसंद करते हैं, कुछ लोग कुछ पसंद करते हैं। तो क्या सभी के आवश्यकताओं की पूर्ति किया जा सकता है? हो सकता है कि नहीं भी किया जा सकता है। इसीलिए एक ऐसा सामान लाया जाए जिससे पूरा परिवार मिलकर खाए, मतलब मिलकर उसको जो है पसंद करे और उसको खा सकें। तो दोस्तों यहाँ पे अगर इस प्रकार से काम हो जाता है कि एक सामान लेकर आएँ जो सबको पसंद हो, तो कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर आप जो सामान लेकर आते हैं, इसमें मान लीजिए परिवार में जो है 8 लोग हैं, ठीक है, इसमें जो है 4 लोग को पसंद आ रहा, 4 लोग को पसंद नहीं आ रहा, तो क्या समस्या होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी समस्याएं, ठीक है। तो दोस्तों वही बात यहाँ पे आती है, जैसे एक परिवार होता है वैसे ही एक देश की अर्थव्यवस्था होती है, और उसमें केंद्रीय समस्या ये होती है कि किस वस्तु का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। ये भी सवाल होता है कि कितनी मात्रा में किया जाए। जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, 2 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसको जो है 2 रोटी खा सकता है और एक ऐसा व्यक्ति है जो 4 रोटी खा सकता है। इन दोनों की क्षमताओं को अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो इन दोनों की क्षमताओं को देखा जाए तो अलग अलग हैं। ये 4 रोटी खाता है, ये 2 रोटी खाता है। तो कितनी मात्रा में जो है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति किया जा सकता है, क्योंकि सबकी जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है। शादी ब्याह में क्या होता है, बफर सिस्टम जो होता है, तो कोई 2 पूड़ी खाता है, कोई 4 पूड़ी खाता है, कोई 10 पूड़ी खाता है, कोई 20 पूड़ी पूड़ी खाता है। तो उसी प्रकार से कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, ये भी एक समस्या यहाँ पे क्रिएट होती है। सॉरी फॉर दैट, बाय मिस्टेक। आई होप दोस्तों कि आपको जो है ये पहली लाइन जो है समझ में आ चुका होगा कि किस वस्तु को उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, ये पहला सवाल यहाँ पे आता है। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पे, इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए। ये भी एक समस्या होती है कि अगर हम उत्पादन कर रहे हैं तो कैसे करें,
उसके लिए हमारे पास सुविधाएं होनी चाहिए, उसके पास जो है हमारे पास जो है उस वस्तु का उत्पादन करने के लिए वो सामग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे किया जाए ये भी एक समस्या है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए, ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि हम जो है जैसे मान लीजिए कोई वस्तु आप उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ लोग को पसंद तो आएगा, कुछ लोग को नहीं आएगा, तो कैसे किया जाए, ठीक है, और किसके लिए किया जाए, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। अगर मान लो कोई जैसे एक परिवार है, इन परिवार में सभी लोग की जो इच्छाएं हैं वो समान हैं, तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर सबकी इच्छाएं अलग अलग हैं, सब अलग अलग चाहते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, तो समस्या होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल समस्या होगी। ऐसे ही किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए, कैसे किया जाए, किसके लिए किया जाए, एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। और यहाँ पे देख लीजिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यही है कि उत्पादन किया जाए, किस वस्तु का किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए, कैसे किया जाए, किसके लिए किया जाए, यही पूरा जो है इसका सेंटेंस है और यही पूरा कीवर्ड है। आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, अवसर लागत क्या है? अवसर लागत, देखिए आपको अवसर मिला है बोर्ड पेपर में अच्छे नंबर से प्राप्त जो है पास होने के, तो अगर आप इस अवसर को गवा देंगे तो क्या दोबारा आपको अवसर मिलेगा? दोबारा अवसर नहीं मिलेगा। इसीलिए दोस्तों आपको अवसर मिला है और इस अवसर का फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। चलिए इसको समझते हैं कैसे। अवसर लागत एक अवसर हानि के रूप में अन्य अवसर का लाभ उठाने की लागत होती है। ये पूरा इसका सेंटेंस है। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अभी मैं आपको आसानी से समझाता हूँ। दोस्तों एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए सूर्य नाम का कोई लड़का है, उसके पास नौकरी के 2 अवसर हैं। मान लीजिए इसकी जो है लेटर आ चुका है, 2 नौकरी का लेटर आ चुका है। एक नौकरी है जिसमें 30,000 मिल रहा है, एक नौकरी इसमें 40,000 मिल रहा है। अब मैं आपसे इतना बस पूछना चाहूँगा कि इसमें से कौन सी, जैसे मान लीजिए सूर्य की जगह आप हैं, तो आप कौन सा नौकरी ज्वाइन करना चाहेंगे? सभी का जवाब होगा 40,000। ठीक है, कोई 30,000 ज्वाइन क्यों करेंगे? इसमें 40,000 मिल रहा है वही ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे जो 40,000 ज्वाइन करेंगे, अवसर तो दोनों मिला है ना, जब 40,000 ज्वाइन करेंगे तो एक आपको हानि उठानी पड़ेगी। आप एक ही ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो वही बात कहा गया है कि एक अवसर की हानि के रूप में, जो हानि आप उठा रहे हैं अवसर हानि के रूप में, अन्य अवसर मतलब ये जो अवसर है, अन्य अवसर का लाभ उठाने की जो लागत होती है उसी को अवसर लागत के नाम से जाना जाता है। ये इसका पूरा सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है, आर्थिक समस्या क्या है, इसके कारण बताइए। आर्थिक समस्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होती है वो क्या है उसके बारे में समझना है। देखिए जब कोरोना काल मतलब जो कोरोना चल रहा था उस टाइम पे 2020 में कोरोना काल जब आया था तो उस टाइम पे बहुत लोग की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, आर्थिक समस्याएं बहुत देखने को मिली थी। आपने भी शायद हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हो जो झेले होंगे, देखे होंगे उस टाइम पे कि क्या हालत हुई थी। बहुत सारे ऐसे घर थे जो रोज़ कमाते थे, जो रोज़ खाते थे, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। तो यहाँ पे दोस्तों हमें यही समझना कि आर्थिक समस्याएं क्या है। देखिए मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती हैं। बहुत सिंपल सेंटेंस लिखा गया है कि जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? असीमित होती हैं। हम रिचार्ज कराते हैं अनलिमिटेड, ठीक है, अनलिमिटेड करा लेते हैं तो हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो अनलिमिटेड हैं, असीमित हैं। ठीक है, हम बहुत कुछ चाहते हैं कि हमारे पास ये हो जाए, वो हो जाए। हम ये चाहते हैं कि हम 90+ अचीव कर लें, चाहते तो हैं। हमारी इच्छाएं कैसी हैं? असीमित हैं। लेकिन साधन कैसा हमारे पास? सीमित हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मेरा 90+ अचीव हो जाए, ठीक है, लेकिन उनके पास सामग्री नहीं है पढ़ने के लिए। जैसे कुछ लोग के पास किताबें नहीं हैं, कुछ लोग के पास नोट्स नहीं है, क्वेश्चन बैंक वगैरह होगा तो उससे आप सोचते हैं कि मुझे 90+ अचीव हो जाए। यानी आपके पास सीमित साधन है और आप जो है असीमित जो है इच्छाएं रखते हैं, तो हो सकता है कि ये जो है एक बहुत बड़ी समस्या सामने क्रिएट हो जाए। ठीक है, आगे देखिए, असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सीमित संसाधनों का भरपूर उपयोग किया जाता है जिसकी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मैं आपको सिंपल वर्ड में एक ऐसे समझाऊं एक उदाहरण के द्वारा, जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए। जैसे मान लीजिए एक परिवार की आय सीमित होती है, ठीक है, एक परिवार की आय क्या होती है? सीमित होती है। जैसे मान लीजिए एक परिवार की आय जो है 10,000 रुपये है, ठीक है, 10,000 रुपये है और उसमें 6 लोग रहते हैं। 10,000 रुपये परिवार कमाता है, 6 लोग रहते हैं। अब ये 6 लोग, इनकी इच्छाएं असीमित है, ये चाहते हैं कि हमें जो है वो मिले, वो मिल जाए, वो मिल जाए, लेकिन जो है इनको
असीमित इच्छाओं के कारण जो है ये 10,000 की जगह जो ये 50,000 खर्चा कर देते हैं। ठीक है, जब 50,000 खर्चा कर देते हैं तो क्या ये समस्या आगे आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, क्योंकि वो 10,000 कमाते हैं, 50,000 खर्चा करते हैं, 40,000 जो है ये कर्ज में डूब जाते हैं। तो 40,000 जब कर्ज में डूब जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में इनको समस्याएं होने वाली हैं। तो बात यहीं पे वही कहा गया कि एक परिवार की जो आय होती है वो सीमित होती है, जबकि आवश्यकताएं क्या होती हैं, वो असीमित होती हैं। अतः परिवार अपनी सीमित आय से अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर सकता है, जिसकी समस्या सामने आती है। सिंपल सेंटेंस में लिखा गया है, बस आसानी से समझने की ज़रूरत है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, अगला पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, आर्थिक समस्याओं के कारण क्या है? क्या कारण है कि ये समस्याएं आती हैं? ठीक है, पहला कारण लिखेंगे मानव की असीमित आवश्यकताएं। कहते हैं, आपने कहावत सुना होगा, जितना चादर है उतना पैर फैलाना चाहिए। यानी अगर आपकी जेब में 100 रुपये हैं तो आपको 90 रुपये खर्च करना चाहिए। ठीक है, या फिर 80 रुपये खर्च करना चाहिए, या फिर 85 खर्च करना चाहिए। अगर आप जो है आपके जेब में 100 रुपये हैं और आप 110 रुपये खर्चा कर रहे हैं तो कहीं न कहीं 10 रुपये कर्ज में डूब रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में आपके सामने आर्थिक समस्याएं आनी ही आनी है। तो इसीलिए जो मानवीय हमारी जो असीमित आवश्यकताएं हैं उसके कारण जो है आर्थिक समस्याएं आती हैं। दूसरा पॉइंट है सीमित साधन। जो हमारे पास सीमित साधन होते हैं उसके भी कारण जो है आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं। संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग का मतलब ये होता है कि हम जो हमारे पास जो संसाधन हैं उन संसाधनों का हमारे पास प्रयोग, एक संसाधन है वो लिमिट है, वो ख़त्म हो जाती है, फिर हम दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं, तो उसका वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं, लेकिन संसाधन हमारे पास लिमिट में है, सीमित में है। चयन की समस्या भी आर्थिक समस्या है। जैसे मान लीजिए आप दुकान पे गए हो कपड़ा खरीदने, तो जब कपड़ा खरीदने जाते हैं तो हमारे पास ये एक इच्छाएं होती हैं कि यार हम वो कपड़ा ले लें, ये कपड़ा ले लें, वो कपड़ा ले लें, है ना। हमारे पास इच्छाएं जो होती है क्या असीमित होती है, जिस कारण हमारी इच्छाएं के कारण जो है हमें अलग अलग वस्तुएं जो है चयन करने का मौका मिलता है। जब हम सोचते हैं कि यार ये भी ले लें, जाते हैं सामान एक लेने, लेकिन लेकर आते हैं 2-3 लेकर आते हैं, तो उसका जो चयन की समस्या ये भी जो है आर्थिक कारण है। संसाधनों का सतत विकास ना होना। जो हमारे पास संसाधन है इसका विकास आगे कंटिन्यू नहीं हो पाता है, जिसके कारण भी समस्याएं आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ आपको, जैसे मान लीजिए कोई जो है एक पेड़ है, ठीक है, कोई एक पेड़ है। अब इस पेड़ से जो है क्या कर रहे हैं आप, इस पेड़ से जो है आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, आप लकड़ी प्राप्त कर रहे हैं, आप छांव ले रहे हैं, आप फल प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो आने वाले, जैसे मान लीजिए आप प्राप्त किए, फिर इसके बाद जो है आने वाला आपका भविष्य यानी आपके बच्चे जो है जब इसका उपयोग कर ले जाएंगे तो ये जो है सतत विकास हो जाएगा। लेकिन अब करना क्या है, अगर आप जो है इस पेड़ का यूज करके आप इस पेड़ को अगर काट देंगे तो आपकी आने वाली क्या पीढ़ी उपयोग कर पाएगी? आपका जवाब होगा कि नहीं कर पाएगी। वही बात यहाँ पे हो रही है कि सतत विकास नहीं हो पा रहा, मतलब कंटिन्यूटी, लगातार संसाधन विकसित नहीं हो पा रहा, जिसके कारण समस्याएं आती हैं। तो ये कुछ पॉइंट दोस्तों आप बना के अच्छे से लिख सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, बस केवल समझने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे है कि मांग से आप क्या समझते हैं? डिमांड क्या होता है? जैसे लोग मांगते हैं, दहेज की मांग करते हैं, डिमांड करते हैं, तो मांग क्या होता है उसके बारे में समझना है। किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो उस कीमत पर एक निश्चित समय पर खरीदी जाएगी। यहाँ पे जो सेंटेंस कहा जा रहा है, बहुत सिंपल वर्ड में आपको समझाऊं तो बस आप इतना समझ लीजिए। कह रहा है किसी दी हुई कीमत पर, मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत 20 रुपये है, ठीक है, किसी जो है वस्तु की कीमत 20 रुपये है, किसी वस्तु की मांग अभी 20 रुपये पे अगर मान लीजिए आप खरीदना चाहते हैं, आपकी डिमांड कर रहे हैं कि 20 रुपये में ये वस्तु आपको मिल जाए, तो वस्तु की वह मात्रा जो उस कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदी गई है, अगर 20 रुपये दाम है और 20 रुपये में आप खरीद ले रहे हैं, तो वही जो है उस टाइम की उस वस्तु की मांग हो जाती है। अगर आप 20 रुपये का सामान 18 रुपये में ले रहे हैं तो उसकी मांग जो हो जाएगी 18 रुपये हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो कहने का तात्पर्य ये है कि किसी दी हुई कीमत, जो वस्तु की कीमत दी होती है और उसकी जो मांग होती है, अगर 20 रुपये का है, आप 20 रुपये में ले लिए तो डिमांड है। अगर 20 रुपये का सामान है, आप 20 रुपये में नहीं ले रहे हैं तो उसकी मांग, वो मांग नहीं कहलाएगी, क्योंकि आप नहीं ले रहे हैं, मांग नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन अगर 20 रुपये का सामान है और 20 रुपये में आप ले रहे हैं तो उसकी मात्रा जो होती है वही उसकी जो है डिमांड हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न, संयुक्त मांग क्या होता है?
कंबाइंड डिमांड की बात हो जा रही है यहाँ पे। या समग्र मांग से आपसे पूछ सकता है कि समग्र मांग क्या होता है, तो इसका जवाब क्या होगा, जब एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनेक वस्तुओं की मांग एक साथ की जाती है तो वह संयुक्त या समग्र मांग कहलाती है। बहुत सिंपल सेंटेंस है, कह रहा कि जब एक आवश्यकता पूर्ति करने के लिए अनेक वस्तु की मांग की जाती है। मान लीजिए आपको आवश्यकता किसी एक वस्तु की है, ठीक है, आवश्यकता एक है, लेकिन आप उस टाइम पे कई सारी वस्तु का डिमांड एक साथ कर रहे हैं, तो जो है उस वस्तु को उसी को जो है समग्र मांग या संयुक्त मांग के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे एक साथ कई वस्तु की मांग की जाती है। आगे देखिए यहाँ पे अगला है कि मांग के नियम। इंपॉर्टेंट है मांग का नियम मार्शल के द्वारा। अब यहाँ पे समझने की ज़रूरत है मांग का नियम क्या है, ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। जब कीमत बढ़ती है तो मांग कम होती है और कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। ये पूरा इसका सेंटेंस है। बहुत सिंपल सी बात ये है, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये है और ये बढ़कर 20 रुपये हो जाए तो क्या मांग बढ़ेगी घटेगी, मांग कम हो जाती है, ठीक है, पहला सेंटेंस। दूसरा है कीमत घटेगी। मान लीजिए किसी कीमत 20 रुपये है, घटकर इसका जो है 15 रुपये हो जाए तो 15 रुपये जैसे होगा मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे कभी कभी हमने सुना होगा कि जो है टमाटर का दाम बढ़ गया है, प्याज का दाम बढ़ गया है, जब फिर से घटता है तो उसकी डिमांड फिर धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि जो है मांग का लोच की सूत्र आपसे पूछा सकता है। मांग की लोच बराबर होता है मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। मांग और कीमत को जो है मांग की लोच बताता है कि मांग और कीमत में क्या परिवर्तन होते हैं। जैसे कीमत होती है मांग प्रभावित होता है, मांग में प्रभावित होता है तो कीमत भी प्रभावित होता है। यही पूरा इसका सेंटेंस है, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल यहाँ पे है, मांग वक्र खिसकाव शिफ्टिंग की व्याख्या कीजिए। अब मांग वक्र क्या होता है जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। कीमत के अतिरिक्त मांग निर्धारित करने वाले अन्य तत्वों पर परिवर्तन के कारण मांग में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें मांग में वृद्धि अथवा मांग में कमी कहते हैं। मांग को प्रभावित करने वाले कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्व हैं। अब दोस्तों मैं इसको एक सेंटेंस में आपको समझाऊंगा, बिल्कुल घबराना नहीं है। कह रहा है कि मांग वक्र खिसकाव यानी शिफ्टिंग की बात हो रही है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ठीक है डिमांड है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए वस्तु की डिमांड ये है डिमांड, ठीक है। अब इसकी शिफ्टिंग मांग में वृद्धि, अगर यहाँ पे बढ़ती है तो मांग में वृद्धि हो जाएगी और यहाँ पे घटती तो मांग में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य ये होता है यहाँ पे कि मांग में वृद्धि कब होती है, जब कीमत जो है प्रभावित होता है तब जो है मांग में वृद्धि होती है। वही बात का यहाँ पे कहा गया है, कीमत के अतिरिक्त मांग निर्धारित करने वाले जो अन्य तत्व हैं उनमें परिवर्तन के कारण मांग में जो परिवर्तन होता है उनमें मांग वृद्धि अथवा मांग में कमी कहते हैं। मतलब यह है कि मांग घट भी सकता है और मांग बढ़ भी सकता है। तो मांग घट भी सकता है और मांग क्या कर सकता है, बढ़ भी सकता है। ये डायग्राम के माध्यम से भी आप इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे है कि इसकी व्याख्या कैसे कर सकते हैं। तो व्याख्या में देखिए, मांग को प्रभावित करने वाले कीमत की अतिरिक्त अन्य जो तत्व होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें देखिए उपभोक्ता की आय, रुचि, पसंद या जनसंख्या, ये 3 ऐसे पॉइंट हैं जिसके कारण जो है मांग में प्रभावित करने वाले अन्य तत्व माने जाते हैं। यानी कीमत जो है, कीमत कुछ भी होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत 20 रुपये है। अब यहाँ 20 रुपये में मांग डिमांड बढ़ रही है। डिमांड अगर बढ़ रही है 20 रुपये में ही बढ़ रही है तो उसके पीछे कारण क्या है कि उपभोक्ता की आय बढ़ गई होगी, पहला कारण ये हो सकता है। दूसरा, उसमें उसकी रुचि होती होगी, उसको पसंद आता होगा तो 20 रुपये में ले सकता है, भले से महंगा हो लेकिन वो ले लेगा अगर उसको पसंद आ गया है, ठीक है। लेकिन अगर जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या की डिमांड बढ़ रही है तो हो सकता है कि जो कीमत है उसी कीमत पर वो चीज़ खरीद सकते हैं। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य ये होता है कि जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाए, किसी को रुचि या पसंद हो जाए उसमें और जनसंख्या में परिवर्तन हो जाए तो जो है मांग प्रभावित होता है। ये उसका जो है पूरा सेंटेंस हो जाएगा। अब एक पॉइंट आप यहाँ पे और समझ लीजिए कि मांग में वृद्धि और मांग में कमी कैसे होती है। जब किसी वस्तु की कीमत के अतिरिक्त अन्य कारणों से कीमत में वस्तु में अधिक मात्रा अथवा ऊंची कीमत पर वस्तु उतनी ही मात्रा खरीदी जाती है तो उसे मांग में वृद्धि कहा जाता है। इस स्थिति में मांग वक्र बाएं से दाईं ओर खिसक जाता है। कह रहा है बाएं से दाईं ओर खिसक जाता है। जिससे मान लीजिए एक ग्राफ है, ये आपका बाएं शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे जब दाएं शिफ्टिंग होगा यहाँ पे तो यहाँ पे जो है बाएं से दाएं क्या हो जाएगा,
खिसक जाता है, तो मांग में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो यही बात यहाँ पे कहा गया है। और यहाँ पे कमी के बारे में आप बस इतना समझ लीजिए कि जब उसको जो है उसकी आय बढ़ जाएगी, उसको रुचि पसंद आ जाएगी, जनसंख्या में कोई परिवर्तन हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं मांग में प्रभावित होगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने यहाँ पे है, स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं? स्थानापन्न वस्तुएं, इसके बारे में समझने हैं। वे वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती हैं वो स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं। स्थानापन्न का मतलब होता है एक स्थान पर दूसरे स्थान पर वस्तु को प्रयोग करना। जैसे चाय की जगह कॉफ़ी पी सकते हैं, गुड़ की जगह चीनी खा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती हैं। आगे देखिए, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप नंबर भेज देंगे। वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे बस समझने की ज़रूरत है, इसको कैसे डायग्राम के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारक, तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से कारक हैं। पहला, व्यापार की दशाओं में परिवर्तन। अगर कि व्यापार की दशाओं में परिवर्तन होता है तो उसमें जो है मांग प्रभावित होता है। व्यापार की दशाओं में परिवर्तन करने का मतलब ये होता है कि जैसे वस्तु की मात्रा ज़्यादा हो गई है, ठीक है, और जो है उस वस्तु का व्यापार जो है ज़्यादा से ज़्यादा किया जा रहा है, तो उसमें जो है कहीं न कहीं परिवर्तन देखने को हमें मिलता है, ठीक है। इन्हीं उत्पादन पे निर्भर करता है कि व्यापार किस प्रकार से होगा। आगे ले सकते हैं इसमें आय में परिवर्तन। देखिए जैसे मान लीजिए आपकी 10,000 आय है, ठीक है, 10,000 आय से बढ़कर जो है आपकी अगर 20,000 आय हो जाए तो जाहिर सी बात है आपके मांग को जो है प्रभावित करता है। वहीं इसके बाद दोस्तों लिख सकते हैं कि जो है मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन। मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन का मतलब ये होता है कि जैसे कि जो मनी होती है, जो मुद्रा होती है, उसकी मात्रा जो क्वांटिटी होती है, जो उसमें कोई परिवर्तन किया जाए। जैसे 500 रुपये का जब नोट बंद हुआ था, आपने देखा होगा 500 रुपये, 1000 रुपये का, इसके बाद जो है फिर से चेंजिंग हुआ, तो कहीं की मुद्रा की मात्रा में जब परिवर्तन होता है तब भी मांग जो है प्रभावित होता है। जब 500 रुपये, 1000 रुपये की नोटबंदी हुआ था, नोटबंदी आई थी, तो नोटबंदी के समय पे जो है बहुत ज़्यादा जो मांग था वो प्रभावित हुआ था। तो इस प्रकार से इसको नोट कर सकते हैं। मौसम में परिवर्तन, जैसे मौसम में परिवर्तन करने का मतलब ये होता है कि जैसे कि मौसमी फल होते हैं, जैसे आम के सीज़न में आम अच्छा लगता है, ठीक है, सेब के सीज़न में सेब अच्छा लगता है, केले के सीज़न में केला अच्छा लगता है। तो मौसम जो होता है वो मौसम के अनुसार भी डिमांड बढ़ती है और डिमांड घटती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप जो है आम का सीज़न ना हो और आम खरीदने आप जाएं तो आपको दुगने तिगना जो है उसका कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। आम तो मिल जाएगा, बारहमासी आम मिलता है, ठीक है, आम तो मिल जाएगा, लेकिन अगर बिना मौसम के आम खरीदने जाएंगे तो उसकी कीमत जो है आपको ज़्यादा चुकानी पड़ेगी, यानी मांग जो होती है वो प्रभावित होगी, कीमत भी प्रभावित होगा। तो मौसम में परिवर्तन होता है जिसके कारण मांग भी प्रभावित होता है। इसके बाद दोस्तों जनसंख्या में परिवर्तन। जनसंख्या मान लीजिए कहीं पे 100 है, ठीक है, और वहाँ बढ़कर 1000 हो जाए तो मांग भी प्रभावित होगी, क्योंकि जो 1000 जनसंख्या बढ़ेगी, जो ये बड़ी जनसंख्या बढ़ेगी, जो 900 जनसंख्या बढ़ेगी, वो 900 जनसंख्याओं की आवश्यकताएँ भी बढ़ेंगी। जब आवश्यकता बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो कहीं न कहीं प्रभावित तो ज़रूर होगा, ठीक है। आगे रुचि और फैशन में परिवर्तन। लोगों को जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ रहा है, लोगों का फैशन बढ़ता जा रहा है, लोग अलग अलग प्रकार के फैशनेबल जो है कपड़े पहन रहे हैं, अलग अलग जो है फैशनेबल जो है जो श्रृंगार के सामान है वो यूज़ कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि फैशन के अकॉर्डिंग भी मांग प्रभावित होता है। तो दोस्तों इस डायग्राम को बना के और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे मैंने पीडीएफ में जो आपको मिलेगा तो यहाँ पे मैंने इसका जो है आंसर लिखा है और आप इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने यहाँ पे है कि मांग की लोच को निर्धारित करने वाले कारक। कारक मतलब होता है कारण कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे मांग की जो लोच है वो कैसे निर्धारित होती है, उसके पीछे कारण क्या है, इसको समझना है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए डायग्राम के माध्यम से अगर आप आंसर लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको पूरा मार्क्स देता है, क्योंकि आपका आंसर पूरी तरह से परफेक्ट होता है और अलग होता है। तो सबसे अलग पहचान बनाने के लिए सबसे अलग नंबर भी आपको दिया जाएगा। अलग मतलब ये जैसे 5 नंबर का है तो 5 में 5 लेने के लिए आपको डायग्राम का प्रयोग करना चाहिए। अब मांग की लोच को प्रभावित करने वाले निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इनके बारे में समझना है। तो वस्तु की कीमत है, यहाँ पे वस्तु की प्रकृति है, वस्तु का वैकल्पिक प्रयोग है, आय समूह है और धन के वितरण का प्रभाव है। ये तो हेडिंग आप इस प्रकार से ले सकते हैं। अब इनके बारे में एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। जरा देखते हैं। वस्तु की कीमत, जिन वस्तुओं की कीमत ऊंची होती है उनकी मांग अधिक लोचदार होती है।
ठीक है, सिंपल सी बात है। पहले हम पढ़ते आ रहे हैं कि वस्तु कीमत जो है जब ऊंची होती है तो मांग क्या होती है, लोचदार हो जाती है, यानी मांग प्रभावित हो जाती है। ठीक है, अगर वस्तु की कीमत मान लीजिए 100 रुपये है तो मांग क्या हो जाएगी, मांग लोचदार हो जाएगी, यानी मांग जो है प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, जिन वस्तुओं की कीमत मध्यम श्रेणी में होते हैं उनकी मांग सामान्य होती है। मान लीजिए किसी की वस्तु कीमत जो है मार्केट में 50 रुपये है तो मांग भी उसी हिसाब से अपना नॉर्मल सामान्य रहेगा। ठीक है, जिन वस्तु की कीमत कम होती है उनकी मांग लोचदार हो जाती है। तो इन यहाँ पे लिखा अधिक लोचदार होती है, यहाँ पे लोचदार कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात यह है, कीमत ऊंची है, मांग जो है अधिक लोचदार है। यहाँ कीमत कम है, मांग जो है लोचदार कम है। और यहाँ पे कीमत जब समान हो जाती है तो यहाँ पे लोच जो है क्या होती है, समान हो जाती है। यही जो है मांग का लोच होता है। ठीक है, आगे देखिए वस्तु की प्रकृति में। वस्तु की प्रकृति में क्या लिखेंगे, वस्तु की प्रकृति में आप ले सकते हैं कि जो अनिवार्य वस्तु है, जो अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है, क्योंकि आवश्यकताओं को अधिक समय तक संतुष्ट नहीं रखा जा सकता है। सिंपल सेंटेंस है, यानी कह रहा कि जो हमारी अनिवार्य जो वस्तुएं हैं, अनिवार्य वस्तुएं क्या है, अनिवार्य वस्तुएं हैं खाने के सामान, कपड़े, ये सब अनिवार्य वस्तुएं होती हैं। तो कह रहा है कि इन वस्तुओं की मांग जो होती है बेलोचदार होती है, क्योंकि आवश्यकताओं की अधिक समय तक असंतुष्ट नहीं रखा जा सकता है। जैसे आपको प्यास लगी है तो आपको प्यास लगी है तो प्यास जो लगी है उस प्यास को बुझाने के लिए आपको पानी पीना पड़ेगा। आप उससे अधिक देर तक असंतुष्ट नहीं रख सकते हैं। भोजन, अगर आपको भूख लगी है तो भोजन करना होगा, उससे अधिक देर तक संतुष्ट नहीं रख सकते हैं। ठीक है, इसके विपरीत आरामदायक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले वस्तु की मांग जो है औसत लोचदार तथा विलासिता वस्तुओं की जो मांग होती है वो अधिक लोचदार होती है। यानी आरामदायक वस्तुएं जो होती है, जो हमें आराम यानी कंफर्ट जोन में लेकर जाती है, तो ऐसी वस्तुओं की जो बात हो रही है उसकी में बात कही जा रही है कि जो वस्तु होता है वो औसत लोचदार होती है, मतलब औसत लोचदार होता है, सामान्य होता है, और विलासिता जो वस्तु होती है उनके अधिक लोचदार होता है। ठीक है, ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, और आपको बता दें कि ये प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको ध्यान रखेंगे। दोस्तों सबसे पहले आप इस प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए कि कितनी बार ये जो सवाल है ये अथवा अथवा करके पूछा है। आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। उपभोक्ता के संतुलन से क्या तात्पर्य है, उपभोक्ता के संतुलन को अधिमान वक्र की सहायता से समझाइए। यहाँ पे 2020 में सवाल पूछा गया है, और इस प्रकार से यहाँ पे देखिए कितनी बार अथवा अथवा करके सवाल पूछा गया है। तो आप इसको ज़रूर तैयार करें। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है और लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। आप इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी मैं बाद में इसको जो है करा दूँगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर पूरा प्रश्न का PDF जो है पहले आप देख लीजिए। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें ज़रूर तैयार कर लें। अब बात करते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। समष्टि के बारे में चर्चा हम लोग कर चुके हैं। समष्टि का मतलब बड़ा होता है, यानी यहाँ पे समष्टि की बात हो रही है, यानी बड़े अर्थशास्त्र की बात हो रही है। आप ऐसे अपने भाषा में समझ सकते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें, समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था अथवा इकाई के समूह है, जैसे कि कुल आय, कुल व्यय, कुल बचत, बेरोजगारी, गरीबी, अर्थव्यवस्था के समग्र मांग, इन सब का जब अध्ययन किया जाता है तो हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। दोस्तों जब छोटे हम अर्थशास्त्र के बारे में, जब एक व्यक्ति की आय के बारे में, या फिर जो है एक फर्म के बारे में, अगर एक उद्योग के बारे में अध्ययन करें, वो जो है व्यष्टि में अध्ययन करते हैं। लेकिन जब हम जो है कुल आय के बारे में बात करें, कुल व्यय के बारे में बात करें, कुल बचत, बेरोजगारी, इन सब के बारे में अगर बात करते हैं तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसकी छोटी सी परिभाषा ले सकते हैं सीपेरो के अनुसार। कौन पेरो? सीपेरो के अनुसार इन्होंने कहा कि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कार्यकरण से संबंधित होता है। यानी जो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र होता है ये अर्थव्यवस्था के संपूर्ण जो कार्य होता है उससे संबंधित होता है, क्योंकि हम पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन इसमें करते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों आपके सामने है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बात हो रही है तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, सभी उत्पादक इकाइयां लाभ के उद्देश्य से चलाई जाती हैं। पूंजीवादी में बस आप इतना समझ लीजिए कि अगर आपका कॉलेज प्राइवेट है
तो प्राइवेट में एक मैनेजर होता है, एक मैनेजमेंट होता है, और जो मैनेजर होता है उसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना। तो यहाँ पे पूंजीवादी में भी यही होता है कि एक व्यक्तिगत मालिक होता है और उसका उद्देश्य होता है लाभ कमाने के लिए। तो पहला पॉइंट आराम से लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, वस्तु और साधन बाजार में प्रतियोगिताएं पाई जाती हैं। आपके नज़दीकी जो बाज़ार होंगे वहाँ बाज़ार में देखने को मिलता है कि सब अपनी अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं। बहुत सारे ऐसी दुकानें होंगी जो, जैसे मान लीजिए एक दुकान ऐसा होगा जो नॉर्मल होगा, ठीक है, नॉर्मल अकेला वही होगा, लेकिन कई सारे ऐसे दुकान होंगे जो 5-6 होंगे, ठीक है। उन सभी दुकानों में कंपटीशन होगा, नहीं प्रतियोगिता होता है। तो वस्तु और साधन का जो है बाज़ार में प्रतियोगिता पाई जाती है क्योंकि सभी अपना अपना दुकान खोल के बैठे होते हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति रखने का, जो संपत्ति होती है, संपत्ति यहाँ पे लिखा है, और उत्तराधिकारी में देने में पूरा अधिकार होता है। जैसे सरकार है, कोई सरकारी कंपनी है तो सरकारी कंपनी होती है, ठीक है। लेकिन किसी प्राइवेट की अगर मान लीजिए कोई, जैसे आपका जो स्कूल होगा, कॉलेज जो होगा आपका, अगर किसी मैनेजमेंट के हाथ में होगा, अगर मैनेजर नहीं रहता है तो उसका जो है जो पुत्र होगा वो उसका जो है संचालन करेगा। तो वही कह रहा है कि जो उसकी पूरी संपत्ति होती है और जो उत्तराधिकारी होती है वो उसको जो है सौंप देता है, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, उसमें से इसमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। दोस्तों कहने का तात्पर्य कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं जिसमें एक व्यक्तिगत मालिक होता है, उसमें सरकारी कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। पांचवा पॉइंट लिख सकते हैं कि धन और निर्धन वर्ग के बीच संघर्ष चलता रहता है। इसमें ये होता है कि जैसे जो कंपनी का मालिक है, जो दुकानदार है, वो निर्धन है, वो धनी है, और जो अन्य लोग हैं वो क्या है, वो निर्धन है। तो इनके बीच में क्या संघर्ष चलता रहता है, ठीक है। गरीब और गरीब होता चला जाता है और अमीर होता चला जाता है। ये पूंजीवादी ऐसा अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है केंद्रीय योजना का अभाव होता है। यह प्रणाली व्यक्ति को स्वतंत्रता क्रियाओं पर आधारित होता है। मतलब ये है कि अगर आप अपना खुद का दुकान खोलना चाहते हैं, खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं, तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आप अपना कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों ये कुछ पॉइंट है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था संबंधित था, आप इसे आसानी से नोट कर सकते हैं और इसे अच्छे से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने यहाँ पे है कि समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो समष्टि अर्थशास्त्र के 4 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, एक डायग्राम छोटा सा बना सकते हैं। हेडिंग डालेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख क्षेत्र। 4 प्रमुख क्षेत्र में एक फर्म हो जाएगा, घरेलू क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र। ये तीनों तो याद करना आसान होगा, घरेलू, सरकारी और विदेशी क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद एक फर्म इसमें है। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या इसमें आप लिख सकते हैं। फर्म का मतलब क्या होता है, फर्म एक उत्पादक संस्था है जहां इसका उद्देश्य उत्पादन प्रक्रिया से अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि फर्म एक तरह से संस्था होती है या एक तरह से कंपनी मान सकते हैं जहां पे उत्पादन किया जाता है और उत्पादन का उद्देश्य होता है लाभ प्राप्त करना। घरेलू क्षेत्र में क्या लिखेंगे, घरेलू क्षेत्र में इसमें उत्पादन के सभी साधन शामिल होते हैं, जैसे श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यम। उद्यम का मतलब ये होता है कि जो लाभ और हानि का जोखिम उठाता है, और पूंजी यानी जो पूंजी लगाता है, और भूमि जिसकी भूमि होती है, श्रम मतलब श्रमिक हो गया। तो घरेलू क्षेत्र में श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यम ये सब आते हैं और इनके द्वारा उत्पादन संभव किया जाता है। सरकारी क्षेत्र में लिख सकते हैं, सरकारी क्षेत्र में इसके द्वारा जो है किए गए सभी आर्थिक क्रियाकलाप शामिल होते हैं। यानी जो सरकार क्षेत्र होते हैं, सरकार के द्वारा जो भी क्रियाकलाप यानी जो भी काम किए जाते हैं वो सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि बहुत सारी सरकारी वैकेंसी आती है, सरकारी सेक्टर ऐसे बहुत सारे हैं, तो सरकार के द्वारा जो काम किए जाते हैं वो सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। विदेशी क्षेत्र की दोस्तों अगर बात करें तो इसमें दूसरे देशों से वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात किया जाता है, ये विदेशी क्षेत्र हो जाएंगे। जैसे बहुत सारे चीज़ भारत से विदेश में भेजा जाता है और विदेश से भारत में आता है, जैसे चाइना सामान भारत में बहुत ज़्यादा आता है, तो ये जो है विदेशी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने आ चुका है कि 1929 की महामंदी का वर्णन कीजिए। 1929 में जो है दोस्तों एक महामंदी आई थी 1929। एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है बहुविकल्पीय में कि महामंदी की शुरुआत कब हुई थी या महामंदी कब आई थी। महामंदी का मतलब होता है बहुत बड़ा घाटा। मैं सिंपल वर्ड में आपको बताऊं तो यहाँ पे मंदी का मतलब होता है घाटा, ठीक है।
मंदी का मतलब होता है घाटा या नुकसान होना, लेकिन जब महा लग जाए तो महा का मतलब बहुत बड़ा, यानी बहुत बड़ा घाटा हुआ था। तो यहाँ पे देखिए अमेरिका में जो है एक बहुत बड़ी जो है महामंदी आई थी, मतलब बहुत बड़ा घाटा हुआ था। इसके बारे में जो है आपको लिखना है। इसी सवाल को अथवा करके पूछा जा सकता है कि महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा। देखिए महामंदी तो आई थी अमेरिका में, लेकिन असर पड़ा था भारत में भी, बहुत सारे देशों में पड़ा था, भारत में भी पड़ा था। तो ये 1929 में महामंदी क्यों आई थी, कैसे थी, इसके बारे में समझना है। साल 1929 में अमेरिका में महामंदी की शुरुआत हुई थी। अमेरिका के शेयर मार्केट रातों रात धराशायी हो गई थी, जिसमें विश्वव्यापी महामंदी की शुरुआत हुई थी। कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि वो साल 1929 की बात है, महामंदी जो था आई थी वो अमेरिका में आई थी, और ये जो था अमेरिका का शेयर मार्केट था वो रातों रात धराशायी हो गया था। जैसे मुंबई का शेयर मार्केट है, ठीक है, मुंबई का शेयर मार्केट भारत में, तो ऐसे ही अमेरिका का शेयर मार्केट था, रातों रात ये धराशायी हो गया, मतलब रातों रात डाउन हो गया, जिसके कारण एक बहुत बड़ा घाटा आया, और घाटा जो था वो अमेरिका में नहीं था, वो विश्वव्यापी था, इसीलिए उसे महामंदी का नाम दिया गया था। आगे यहाँ पे नोट करेंगे कि महामंदी के कारण यूरोप, उत्तरी अमेरिका, एशिया के कुछ देशों में उत्पादन और रोजगार के स्तरों में भारी गिरावट आ गई थी। तो सिर्फ अमेरिका में नहीं आया था, अमेरिका के बहुत सारे देशों में, और मतलब जो उत्तरी अमेरिका है उसके देशों में, एशिया में, यूरोप में, बहुत सारे देशों में आया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में बेरोजगारी 3% से बढ़कर 25% हो गई थी, और इस महामंदी का भारत में भी अछूता नहीं रहा, भारत भी जो है इससे प्रभावित हुआ था। यानी जो बेरोजगारी थी वो 3% से बढ़कर 25% हो गई थी उस टाइम पे, साल 1929 में, जब अमेरिका में महामंदी की शुरुआत हुई थी। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था के महामंदी पर प्रभाव, व्यापारिक क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा था, किसानों की स्थिति पर प्रभाव पड़ा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर प्रभाव पड़ा, और बैंकिंग क्षेत्र में प्रभाव पड़ा। ये 4 प्रभाव है, जिससे आप आसानी से इसको लिखकर जो है इसके बारे में 2-4 लाइन आराम से लिख सकते हैं कि व्यापारिक क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए आप व्यापार कर रहे हैं, आप किसी वस्तु को उत्पादन कर रहे हैं और वस्तु वो मार्केट में ना बिके, तो क्या आपका घाटा होगा कि नहीं होगा, नुकसान होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल नुकसान होगा। जैसे भारत में अभी भारत जो है चाइना के सारे सामान जो है बंद कर दे, ठीक है, तो चाइना का सामान जो बन रहा है भारत के मतलब भारत के लिए, तो वो कहीं न कहीं घाटे में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बिल्कुल घाटे में जाएंगे। तो व्यापारी जो क्षेत्र होते हैं वो भी प्रभावित होते हैं। इसके बाद तो किसानों की स्थिति में, जो किसान वस्तु का उत्पादन करते हैं, जो अनाज उत्पादन करते हैं, बहुत सारे अनाज जो है वो विदेश में जाते हैं, तो अगर विदेश में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, वहाँ पे नहीं खरीदेंगे या फिर बस वहाँ पे कोई समस्या आ जाएंगी, तो किसानों के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार होगा वो भी प्रभावित होगा। एक देश से दूसरे देश में व्यापार होते हैं, जैसे चाइना से भारत से जापान से अन्य देशों से बाजार में जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, तो कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार होते हैं वो भी प्रभावित होंगे। बैंकिंग क्षेत्र, बैंकिंग जो दोस्तों जो क्षेत्र होते हैं वो भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि वहाँ से जो है कर्ज लेकर लोग अपना उत्पादन करते हैं, अपनी फैक्ट्री कंपनी वगैरह खोलते हैं, तो उससे भी कहीं न कहीं बैंकिंग क्षेत्र को भी घाटा होता है। तो इसको आराम से लिख के जो है 4-5 लाइन आराम से इसके बारे में लिख सकते हैं, आपको पूरा नंबर यहाँ से मिल जाएगा। अब बात करते हैं व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। एक ही लाइन में समझने की कोशिश है दोस्तों, यहाँ पे समझने की ज़रूरत है व्यष्टि और समष्टि के बारे में। देखिए संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन जब यहाँ पे किया जाता है, तो देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे समष्टि होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे समष्टि होना चाहिए था। ये जो पहला लाइन है आपको आप थोड़ा सा संशोधन कर लीजिएगा। ये जो पहली लाइन है ये समष्टि का है, ठीक है, ये पहली जो लाइन है ये इसका है। इसमें जो है समष्टि में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, और जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ये व्यष्टि का है। थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो आप करेक्शन कर लीजिएगा। यह अर्थव्यवस्था के एक अंग का अध्ययन करता है, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो है समष्टि जो अर्थशास्त्र है इसमें हम जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, ठीक है, और इसमें जो है हम किसी एक अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं व्यष्टि में। तो आप इसे थोड़ा सा संशोधन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट, इसमें मांग पूर्ति की जो है मुख्य विश्लेषण किया जाता है। इसमें समग्र मांग और समग्र पूर्ति का अध्ययन किया जाता है, यानी समष्टि में। बस आपको पहला ही जो पॉइंट है यही थोड़ा सा ध्यान में रखना है, पहला संशोधन करना, बाकी सब सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम मांग और पूर्ति का अध्ययन करते हैं, लेकिन हम समष्टि में हम समग्र मांग और समग्र पूर्ति का अध्ययन करते हैं। आगे इसमें लिख सकते हैं कि इसमें व्यक्ति, इकाई, फर्म, उद्योग का अध्ययन किया जाता है। इसमें राष्ट्रीय आय, ये आय है, राष्ट्रीय आय, ठीक है, राष्ट्रीय आय जो है या कुल उपभोग का अध्ययन किया जाता है। चौथा पॉइंट लिखेंगे, इसमें
कीमत निर्धारण की केंद्रीय समस्या है। इसमें जो है केंद्रीय समस्या उत्पादन तथा रोजगार का निर्धारण करना है। इसमें कहा गया जो कीमत निर्धारण होता है वो सबसे बड़ी समस्या होती है, लेकिन इसमें जो है केंद्रीय समस्या में क्या कहते हैं, उत्पादन तथा रोजगार जो है ये इसकी समस्या मानी गई है। पांचवा पॉइंट इसमें ले सकते हैं, ये संसाधन की पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित होता है। ये संसाधन की अपूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित होता है। यह आवश्यक नहीं है कि व्यष्टि एक परक व्यवहार संपूर्ण समाज पर लागू होता है, सामूहिक व्यवहार संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये व्यष्टि जो अर्थशास्त्र होता है ये एक व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन किया जाता है और ये संपूर्ण जो है अर्थव्यवस्था के रूप में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें 2-4 पॉइंट है, इसको बस आसानी से समझना है और इसको आराम से लिखना है। लास्ट पॉइंट आपके सामने कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है यानी एनएनपी के बारे में बात कही जा रही है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटा दिया जाए तो हमें एनएनपी जो है प्राप्त हो जाता है। यानी अगर हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है तो जीएनपी में से मूल्यह्रास जो है वो घटा देना है, तो जो है हमें एनएनपी मिल जाएगा। ठीक है, जिससे कहने का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए किसी वस्तु का दाम 100 रुपये है, ठीक है, और इस वस्तु का दाम जो है 100 रुपये है और ये सामान नहीं बिक रहा है, तो इसके बाद जो ये सामान कुछ दिन के बाद जो है बिक के इसके बाद अगर मतलब पुराना हो जाता है, इसको पुराना बेचा जाए तो इसको जो है मान लो कि जो है 80 रुपये में पुराना बेचा जाए, ठीक है, तो इसमें 20 रुपये घाटा हुआ है, तो जो मूल्यह्रास था इसमें 20 रुपये घटा दिया जाए तो इसका जो है हमें एनएनपी जो है वो निकल जाता है। तो यही इसका जो है आपका हो जाएगा एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो दोस्तों ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका पीडीएफ जो है वो आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे, टेलीग्राम पे भेज देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है कुछ लोगों के पास है जो मैं पिछली वीडियो में दे चुका हूँ। बार बार जो है व्हाट्सएप नंबर आपको जो है हर वीडियो में देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।